आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को लिए हम लेकर आए हैं अध्याय 3 का। आज हम लोग देखेंगे बेसिक और मैथ का है। और देखिएगा अध्याय 3 का नाम जो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ यानी हम लोग इसमें देखेंगे ज्यामिति के कुछ आकृति होंगे, उनके बारे में समझेंगे। और ज्यामिति जो होता है, आप ज्यामिति देखें, ज्यामिति दो शब्दों से बना हुआ है, ज्या और मिति ये शब्द से बना हुआ है। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मितीय का अर्थ होता है मापना। ज्या का अर्थ क्या होता है? भूमि। और मितीय का अर्थ होता है मापना, यानी जिसके अंतर्गत हम भूमि के माप से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इसके बारे में समझना है। ठीक है, इसके बारे में समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज। क्या पढ़ेंगे? बहुभुज। बहुभुज जानने से पहले आप लोग हम कुछ आकृति लिखें, इस आकृति के बारे में बता देना। देखिए, यह जो आपको दिखाई दे रहा है सिंपल सा रेखाखंड, यह जो है रेखाखंड है लेकिन सीधा नहीं। यह दो रेखाखंड मिला हुआ है, एगो आकृति बना हुआ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एगो, दूगो, तीन गो रेखाखंड मिला हुआ और एक त्रिभुज बना दिया गया है। एक यहाँ पे रेखाखंड है और एक यहाँ पे रेखाखंड है। इन सभी को क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो है ये तीन गो, इनको हम कहेंगे रेखाखंड, सरल रेखाखंड, सरल एवं खुली आकृति है। सरल एवं कैसी आकृति है जी? खुली आकृति है। सरल एवं खुली आकृति है, यानी सरल है और खुली आकृति है। और यह जो है सरल है लेकिन बंद है। क्या है? बंद है। यह सरल एवं कैसी आकृति है? बंद आकृति। आप कहिएगा कि यह क्या है, तो इसे हम सरल आकृति नहीं कहेंगे। आप कहिएगा सरल आकृति क्यों नहीं कहेंगे? इनको हम सरल आकृति नहीं कहेंगे, यानी क्यों नहीं कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया सरल एवं बंद आकृति किसे कहते हैं? तो ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं नहीं काटती हो। ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं नहीं काटती है तथा बंद हो। क्या हो? बंद हो। तो ये देखिए, यह जो है एक दूसरे को काटी हुई है, तो इसे हम सरल आकृति नहीं कहेंगे। असरल आकृति नहीं कहेंगे। असरल आकृति कहेंगे किसे? तो ऐसी आकृति जो स्वयं को कहीं नहीं काटती हो और बंद हो, उसे हम सरल आकृति कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह भी सरल आकृति और एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है और बंद है, तो इसे सरल आकृति और बंद आकृति, सरल एवं बंद आकृति कहेंगे। लेकिन यह सरल आकृति नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुभुज यानी पॉलीगॉन। ये कहता है कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों की सहायता से रेखाखंडों की। रेखाखंड क्या होता है? तो देखिए, यह रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब जिसका शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु यानी लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो कह रहे हैं रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। आप कहिएगा बहुभुज में क्या आता है? तो जैसे में आप देखिए यहाँ पे ऐसे चले, तो इसके बाद आप देखते रहिए, देखिएगा जैसे कि हम लोग देखें कि बहुभुज, तो बहुभुज में आप लोगों को बताया गया कि सरल एवं बंद रेखाखंडों से मिलकर जो बनी होती है आकृति, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे में देखिए, यह जो फिगर है आपको 1 2 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, तो इसे त्रिभुज कहेंगे। यह 1 2 3 4, यह 4 रेखाखंडों से मिलकर बना है तो चतुर्भुज, या 5 रेखाखंडों से तो पंचभुज, और यह 6 से मिलकर बना हुआ तो षष्ठभुज कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसके बाद आता है कि बहुभुज का विकर्ण। बहुभुज का विकर्ण किसे कहते हैं? तो बहुभुज का विकर्ण जो होता है वह कहता है कि बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों को मिलाने वाली, बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम बहुभुज कहते हैं। मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। लेकिन इसमें कहता है कि आसनन कोणों को छोड़कर, आसनन शीर्षों को छोड़कर, आसनन शीर्षों यानी रेखाखंड कहलाता है, लेकिन कहा रहा है आसनन शीर्षों को, आसनन शीर्षों को छोड़कर, यानी आसनन शीर्षों को नहीं मिलाना है। अब क्या होता है आसनन शीर्ष? जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका जो आसनन शीर्ष होगा यह होगा और यह होगा, तो इनको इस शीर्ष में इनको नहीं मिलाना और इस शीर्ष में इनको नहीं मिलाना। इनका शीर्ष आसनन यह होगा और यह होगा, तो इन दोनों को छोड़कर इसको मिलाइए, तो यह एक विकर्ण हो गया। उसी प्रकार इसका जो आसनन शीर्ष होगा यह होगा और यह होगा, तो इनको छोड़कर मिलाए तो यह हो जाएगा। तो देखिए, चतुर्भुज में कितने विकर्ण आ गए? तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने आते हैं? 2। उसी प्रकार पंचभुज है, तो पंचभुज में मिलाइएगा। देखिए, यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं और यहाँ से इसको मिला सकते हैं।
उसी बार यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं, यहाँ से इसको मिला सकते हैं, और इन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, यानी पंचभुज में, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 9, सॉरी, पंचभुज में विकर्णों की संख्या जो होती है 5, चतुर्भुज में जो 2 होती है, षष्ठभुज है, षष्ठभुज में जो विकर्णों की संख्या आप मिलाइएगा तो 9 होगा। कितना होगा, षष्ठभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या आप मिलाइएगा तो कितना होगा, 9 होगा, इसे हम कहते हैं षष्ठभुज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बहुभुज का विकर्ण यानी बहुभुज के उसके किसी दो शीर्षों को आपस में मिलाने वाली, केवल किसको छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर अगर हम मिला रहे हैं तो वह जो बनेगा वह क्या बनेगा, बहुभुज का विकर्ण बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपसे कह रहा है कि बहुभुज का अभ्यंतर भाग और बहुभुज का बहिर्भाग। तो देखिए, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर होता है, यानी बहुभुज के अंदर का भाग को हम अभ्यंतर भाग कहते हैं और बहुभुज के बाहर का भाग को बहिर्भाग कहते हैं। अब कैसे, देखिए, जैसे ए बी सी डी एक आपके पास चतुर्भुज दिया गया है, ए बी सी डी एक आपके पास चतुर्भुज दिया गया है, इसमें पूछा जाए एम क्या है, तो चतुर्भुज के अंदर है यानी अभ्यंतर है, नहीं अंदर है। अगर पूछा जाए कि पी क्यू आर एस टी एक पंचभुज दिया गया, आपको एक पंचभुज दिया गया, इसमें पूछा जाए कि कार आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कार कहाँ पे है, तो इस बहुभुज के बाहर है, इस बहुभुज के बाहर है, तो बाहर है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक में होता है सम या विषम बहुभुज और 2 में होता है उत्तल या अवतल बहुभुज। ठीक है, तो सम जो बहुभुज होता है वह कहता है कि जब बहुभुज में सभी भुजाओं एवं अंतः कोण समान माप का हो, यानी उनमें जो भुजा हो, जैसे कि मान लीजिए हम वर्ग दे दिए, तो वर्ग की विशेषता होती है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। उसके बाद इनका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो आप देखिए, इनका प्रत्येक कोण आपस में क्या है, बराबर, इनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, यानी इनकी समान माप है, और जब समान माप है तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहुभुज, जैसे में आप वर्ग और समबाहु त्रिभुज देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि विषम बहुभुज, तो इसी के विपरीत है कि जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं अंतः कोणों की माप बराबर ना हो, इसमें बराबर हो और इसमें बराबर ना हो या समान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बहुभुज, यानी वर्ग और समबाहु त्रिभुज को छोड़ दीजिए, जैसे षष्ठभुज हो जाएगा, ये सब आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। देखिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं। तो देखिए, उत्तल बहुभुज कहता है आपसे कि वह बहुभुज जिसका कोई भी विकर्ण का भाग बाहर ना हो, यानी विकर्ण का कोई भी भाग हो जो बाहर ना हो, और सभी आंतरिक कोणों का माप जो हो 180 डिग्री से कम हो। जैसे कि देखिए, हम बनाए आपके पास एक वर्ग, ठीक है, तो कह रहा है कि विकर्ण जो है इनका कोई भाग बाहर ना हो। तो अब देखिए, इसमें 2 विकर्ण है, कोई बाहर है तो कहिएगा बाहर नहीं है, तो बाहर नहीं है तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे उत्तल बहुभुज। दूसरा बात कह रहे हैं इनके कोनों का, आंतरिक कोनों का माप 180 से कम होना चाहिए। अब देखिए, ये मान लीजिए कि आयत है तो 90 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 180 से कम है, यानी उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अवतल बहुभुज, वह बहुभुज जिसका एक आंतरिक कोण 180 तथा 360 के बीच हो, यानी वह बहुभुज जिसका एक कोण जो हो 180 से ज़्यादा या 360 से कम होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, या आपको फिगर दिखाई दे रहा हूँ, मान लीजिए PQRST है, इनका हम विकर्ण बनाएंगे, तो ऐसे विकर्ण बनाएंगे, तो विकर्ण बनाएंगे ऐसा दिखेगा, इनका एक ऐसे विकर्ण बनाएंगे, तो देखिए एक विकर्ण जो है बाहर आ जा रहा है, एक विकर्ण क्या आ जा रहा है, बाहर। अब बाहर आ जाएगा तो उत्तल नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, या जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, या जो है 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का बनता है, और ऐसे है तो यहाँ पे कितने हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा कोण बन रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा कोण बन रहा है, तो हम इसे अवतल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, देखिएगा, आपसे यह कह रहा है कि बहुभुज के अंतः कोणों की माप, तो बहुभुज के अंतः कोणों की माप अगर हमको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × n-2 इंटू 90, यानी 2 × n-2 गुने 90, यह फॉर्मूला होता है, जहाँ n को हम कहते हैं भुजाओं की संख्या। जैसे कि आप कहिएगा कि जैसे कि ये वर्ग है,
मान लीजिए यह चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई। तो कहा आ जाए कि चतुर्भुज में कितने कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग कितना होगा? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो कहिएगा भुजा कितने हैं? 4। तो इस फॉर्मूला पर था लेंगे 2, n का मतलब होता है भुजा की संख्या यानी 4 माइनस 2 गुने 90। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में 90 से गुना कीजिए 180 होगा, और 180 4 में से 2 घटाइएगा 2, और 180 गुना कितना होता है? 360, यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360। उसी प्रकार आपसे कह रहे हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है? देखिए कितने भी हो बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का माप जो होता है 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का माप जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आप कहिए कैसे? जैसे कि आप कह दीजिए कि एक पंचभुज है, एक कितना भुज है? एक पंचभुज है, यहाँ पे एक पंचभुज है, इसमें कोणों की माप कितना होगा? इनके बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोण यानी यह बाह्य कोण हो जाएगा, यह बाह्य कोण हो जाएगा, यह बाह्य कोण हो जाएगा, यह हो जाएगा बाह्य कोण, आपका यह हो जाएगा बाह्य कोण। यानी इनका माप कितना होगा? इनका माप, इनका माप, इनका और इनका। इनमें कहा रहा है कि बाह्य कोणों की माप कितनी होगी? तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कितना भी हो उसके बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री। और इसमें हम गिनेंगे भुजा कितना है, तो 1 2 3 4 और 5, पंचभुज है, यानी 5 से हम क्या कर देंगे? भाग। 5 से भाग कीजिएगा, कितना होगा? 7 5 35, 7 5 आपका कितना हो गया? 7 5 5 5 दूना 10, यानी एक जो होगा, एक कोण जो होगा कितना डिग्री का होगा? 72 डिग्री का। एक कोण कितना डिग्री का होगा? 72 डिग्री का। ऐसे ही अगर आपको आगे है कि बाह्य कोणों, बहुभुज के बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो उसमें भुजा दिया होगा, आप माप कर सकते हैं क्या, जैसे कि अभी बात आ रहा है। उसी प्रकार का है कि बहुभुज के अंतः कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × n माइनस 2 × 90। अगर इस फॉर्मूला लगाइएगा और उसमें n का मतलब क्या होता है कि भुजाओं की संख्या, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? बाह्य कोण और अंतः कोणों की माप। तो यह जो था आप लोगों का बेसिक था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। यदि समझ में वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप